नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज का 2019 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ये 23 फरवरी 2019 में पेपर हुआ था प्रीलिम्स का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 100 या 110 क्वेश्चन तो आपके लॉ वाले थे, बाकी जो है आपके जीके जीएस वाले क्वेश्चन थे। इसके अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो में। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने का अधिकार या फिर निलंबित करने का अधिकार या किसी सजा को कम करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति को ये जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत बताई गई है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। ये जो आर्टिकल 72 है उसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के में अगर विवाद हो जाता है तो उसका निवारण कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निराकरण या उसका सॉल्यूशन कौन देगा, उसका समाधान कौन करता है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है ऐड किए गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कब जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। 42वां अमेंडमेंट हुआ था। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को इसके प्रावधान अंतःस्थापित किए गए थे। सॉरी, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि जो डेट ये जो है ना धारा 12 में नहीं है, धारा 11 के अनुसार ये 3/1/1977 से ये लागू थे। ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसकी धारा 11 के द्वारा 3/1/1977 से ये लागू है। ठीक है, ये इसमें ये धारा 12 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि आर्टिकल 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी करने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, सिवाय उन अधिकारों को जिनके संरक्षित किया गया है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 352 है, इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है, उसमें कौन कौन से मूल अधिकार हैं। उन अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार जो है निलंबित कर दिए जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे। बस इनमें से कुछ अधिकार हैं जो संरक्षित रखे जाएंगे। तो वो कौन से हैं। अनुच्छेद 20 और 21, प्राण मतलब जीने का अधिकार और प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अलावा बाकी सारे अधिकार जो है निलंबित कर दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। बस ये दो रहेंगे, 20 और 21 आर्टिकल वाले। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जो दोनों सदन है उसमें अगर किसी विधेयक को, किसी एक्ट को या किसी बिल को लेकर कोई मतलब उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है या फिर उनको बात नहीं मानते, उसमें मैचिंग नहीं हो पाती, एक दूसरे की विचारधारा में विरोध करते हैं मतलब एक दूसरे का, तो उसमें अगर समस्या हो जाए तो उसका समाधान कौन करेगा। तो सही आंसर है इसका कि दोनों सदन की जब संयुक्त बैठक होती है उसके द्वारा उसमें समाधान दिया जाता है। ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, कौन सा वाद है। तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है वो अमेंडमेंट से संबंधित वो हैं, वाद हैं। अगला है कि माल और सेवा का परिषद की उसकी बैठकों में गण पूर्ति परिषद के कुल कितने सदस्यों को मिलाकर होगी। तो ये जो है टोटल होते हैं इसमें, इसका आंसर ऑप्शन सी, आधा, हाफ होना चाहिए। अगला है, दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम कितने सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निरर्थिक नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हटाया जा सकता है। इसमें से कितने सदस्य, तो यह है 2/3 मेंबर कम से कम उसमें सहमत होने चाहिए। अगला है कि कथन दिया हुआ है जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत से क्या संबंध है। मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको हम अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। तो ये तत्व और सत्व का सिद्धांत है या विवक्षित शक्ति का सिद्धांत है या पृथकता का सिद्धांत है, फिर आभासी विधायन का सिद्धांत है। तो सही आंसर इसमें यह है कि ये जो है आभासी विधायन का सिद्धांत कहलाता है।
कि जिसको हम प्रत्यक्षतः नहीं कर सकते उसको अप्रत्यक्षतः मतलब पीछे भी नहीं कर सकते। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। आगे क्वेश्चन है सीपीसी के। सीपीसी से पहला क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? किस सेक्शन वो किस वाद में ये था? एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके बाद में बनाम चेरियर वर्क कंस्ट्रक्शंस कंपनी, इस वाद में बताया था कि जो धारा 89 है उसमें सिविल प्रक्रिया, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मामले होंगे उनमें वैकल्पिक समाधान होगा। ठीक है, सेक्शन 89 के तहत सीपीसी के उसमें कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अगला है आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्नलिखित में से किस आदेश के विरुद्ध होगी? तो ये राइट आंसर इसमें होगा आदेश 22 नियम 9 के अधीन वाद के उपशमन और खारिजी को अपास्त करने के इनकार से, जो आदेश 43 है उसके तहत अपील का जो आदेश है उसके विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी डिग्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी डिग्री समय को तुष्ट नहीं कर सकती है। मतलब कि जब तक वो एक समय सीमा को नहीं कर लेती पार तब तक नहीं होगा। तो वो कौन सी समय सीमा है? तो ये है 3 माह की। मतलब केंद्र और राज्य के विरुद्ध किसी डिग्री का निष्पादन अगर किया जा रहा है तो वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो 3 माह का समय पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा करना। अगला एक पक्षीय डिग्री अपास्त कराने का प्रावधान कहाँ पर है? एक पक्षीय डिग्री ये अपास्त कहाँ पर होगी? तो ये आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत अपास्त हो जाएगी। अगला है 16th क्वेश्चन, धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? सही आंसर होगा उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के द्वारा, कपट द्वारा अभिप्राप्त हो तो, भारत में प्रवर्तित किसी भी विधि के भंग पर आधारित हो तो इन सभी पर धारा 13 के अनुसार सीपीसी में विदेशी निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। अगला है 17th क्वेश्चन, जवाब दावा में वृद्धनिष्ठ प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित है कहाँ पर? किस सेक्शन में है सीपीसी के ये? तो ये दिया गया है सीपीसी के आदेश 8 नियम 3 और 5 में। अगला है वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय किस सेक्शन के प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी करता है? तो ये करता है सीपीसी के आदेश, यहाँ पे आदेश 26 आएगा और नियम 10 का। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त उनमें फेरफार या फिर उसमें अपास्त किया जाएगा? तो ये है आदेश 39 नियम 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सेक्शन 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? ये है पक्षकारों में से कोई भी हो तो आदेश का जो है आदेश को संशोधन करने हेतु आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकता है। अगला है न्यायालय के किस वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है? न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है किसके लिए? तो यहाँ पर है राइट आंसर इसका केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ वाद आदेश 9 नियम 2 और 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन खारिज कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर जो है वादी नया वाद ला सकेगा और उसे उसकी खारिजी को अपास्त करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकता है। इसका परिसीमा काल इसमें ऐड रहेगा। तो आदेश 9 और नियम 2 या 3 के तहत क्या होगा? यहाँ पे कोई खारिज कर दिया जाएगा कोई वाद, तो वादी यहाँ पे जो है नया वाद ला सकेगा और जो खारिज किया गया वाद है उसको अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है। अगला है कि साक्ष्य के प्रक्रम पर वादी की अधिवक्ता के स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए जिसे एवं साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज कर दिया गया, वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार है। क्या प्रस्तुत कर सकता है वहाँ पर वो जो वादी है? तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी। आवेदन के अंतर्गत नियम 9 आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता यहाँ पर लागू होगी। अगला क्वेश्चन है सीपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत
आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है, तो उसकी आपत्ति यहाँ पर कैसी मानी जाएगी? ये है प्रश्न योग्य नहीं है, क्योंकि जो लंबित वाद है वो किसी पक्षकार के वाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पक्षकार को डिक्री के उपरांत परिवर्तन या उसको उलटना है, पर वो उसके उल्टाव पर प्रत्यावर्तित करने जो उसे डिक्री के निष्पादन में खोया है हेतु विधिक प्रावधान करता है। किस सेक्शन के थ्रू? यहाँ पे आएगा आवेदन के अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता की। 25 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगला है टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन है कि जहाँ अचल संपत्ति के पट्टे की अवधि मासिक हो वहाँ पर उसकी समाप्ति की नोटिस की अवधि क्या होगी? 26 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, 15 दिन। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरिक करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या फिर दोनों चीज़ें धन हैं, तो ऐसा संव्यवहार क्या कहा जाएगा? तो हम इसको जो है विनिमय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपीए के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती? इसमें कौन सी जो संपत्ति है वो अंतरित नहीं की जाएगी? 28 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? वाद लाने का अधिकार ये अंतरित नहीं होगा, लोकपद भी ये अंतरित नहीं होगा, उत्तराधिकारी की संभावना ये भी नहीं ट्रांसफर होती है, और ऐसी संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित ना हो, तो ऐसी संपत्ति जो विधि के द्वारा वर्जित ना हो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आ अपना मकान बा को इस शर्त के साथ बेचता है कि बा उसका अंतरण सा के अलावा अन्य किसी को ना करे। तो यहाँ पर ये अंतरण क्या होगा? ये अंतरण जो है वैध होगा, परंतु जो शर्त है वो शून्य होगी। कंडीशन कल के क्लास में बताया था कि कंडीशन है वो वॉइड होती है और जो ट्रांसफर होता है वो वैलिड होता है। अगला है कि आ बा को 80,000 रुपये का दान देता है, लेकिन आ अपने पास बा की सहमति से 30,000 रुपये वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दान की वैधानिक स्थिति क्या होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो दान है, दान 50,000 रुपये तक का जो है वो वैध होगा। ठीक है। अगला है, प्रत्यासन का संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में संबंधित है? किस धारा में ये सिद्धांत आता है? राइट आंसर इसका होगा सेक्शन 92 में। अगला है, कौन से संव्यवहार में संपत्ति के हित उत्पन्न नहीं होते? संपत्ति के हित इसमें से किस में उत्पन्न नहीं होंगे? अनुज्ञप्ति में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन भी, अनुज्ञप्ति में संपत्ति के हित उत्पन्न नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रस्ताव की स्वीकृति को संसूचना स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाएगी। कब बताना है कि कब ये पूर्ण हो जाएगी? प्रस्ताव की संसूचना, ये प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना है, मतलब प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है, तो कम्युनिकेशन इसको इसके विरुद्ध कब पूरी होगी? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जैसा कि स्वीकृतिकर्ता द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। बी जो है, जब स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को भेज दी जाए। सी है कि जब संसूचना प्रस्ताव के ज्ञान में आ जाती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें जो है वो होगा कि जब संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है ना, तो मान लिया जाता है कि प्रस्ताव की संसूचना पूरी हो गई है। अगला है 34 क्वेश्चन, दो पक्षकार संविदा करते हैं, दो पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि वे जिस कानून को लागू होना मान रहे थे वह भारत में लागू नहीं है, तो ऐसी संविदा क्या होगी? ऐसी संविदा वॉइड होती है। जो भारत में लागू ही नहीं है तो वो वॉइड होगी। अगला है 35 क्वेश्चन, अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध हो, तो ये जो अनुकल्पी वचन है उसकी एक शाखा वैध और दूसरी अवैध हो, तो यहाँ पर जो है संपूर्ण अनुकल्पी का वचन प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा, या फिर अनुकल्पी का वचन केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है, या फिर संपूर्ण अनुकल्पी का वचन का प्रवर्तन कराया जाएगा। तो सही आंसर जो है वो यहाँ पर 35 का सी होगा कि अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का प्रवर्तन ही कराया जा सकता है। यहाँ पर जो वैध है उसका कराया जाएगा, जो अवैध है उसका नहीं कराया जाएगा। अगला है कि संविदा निष्फल हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है कब निष्फल हो जाएगा, ये फेल कब हो जाएगा? अगर जो है व्यवसायिक कठिनाई के कारण कोई स्थिति हो तो संविदा निष्फल हो जाएगी। ठीक है। अगर विषय वस्तु नष्ट हो जाए तो नहीं, परिस्थिति में परिवर्तन होने पर भी नहीं, पक्षकार की मृत्यु या क्षमता हो जाए इस पर भी नहीं।
या अगर व्यावसायिक कोई कंडीशन के कारण बात आई है तो संविदा निष्फल हो जाती है, निष्फल यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। अगला है कि संविदा अधिनियम की धारा 62 से क्या संबंधित है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 62 है उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें नवीनीकरण दिया हुआ है, ऑप्शन बी। अगला है माल के वृद्धनिष्ठ स्थोरा को जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है, खाक को बेचने का करार क्या करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन के से पूर्व वह स्थोरा को प्रवहन करने वाला पोत संतकता कर दिया जाता है और माल नष्ट हो जाता है, मतलब वो जो पोत है वो नष्ट हो जाता है, माल उसका बेकार हो जाता है। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए के विकल्प पर शून्यकरण हो जाएगा या फिर खा के विकल्प पर शून्यकरण हो जाएगा, फिर शून्य है या फिर वैध होगा। तो यहाँ पर देखो जो खा के विकल्प पे है ना ये शून्यकरण हो जाएगा, जहाँ पे बी का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर ये वॉइडेबल हो जाएगा। अगला है 39 क्वेश्चन कि इन न्याय दृष्टांतों को किसका संबंध, इनमें से किस वाद में विफलीकरण के सिद्धांत बताया था। तो इसका सही आंसर है सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराव बांगूर, इस वाद में। नेक्स्ट है यदि अवयस्क को आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तो क्या होगा। यदि अवयस्क को आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तो अवयस्क की जायदाद और संपत्ति का वो दायित्व हो जाता है उस पर, सी आंसर होगा। अगला है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस। वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम की धारा 40 के तहत निषेधाज्ञा के वाद में क्षतिपूर्ति क्या है। सही आंसर है इसमें कि निषेधाज्ञा के स्थान पर या उसके अतिरिक्त दिलाई जा सकती है, इसको सेक्शन 40 के अनुसार। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्ति करने की शक्ति किस धारा में उपबंधित है, ये दिया हुआ है धारा 14 का में। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना अचल संपत्ति के कब्जे से हटाया जाता है तो उसे दावा लगाना होगा, कितने टाइम के अंदर उसको ये दावा लगाना होगा, ये 6 माह के अंदर, 6 मंथ का टाइम उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम की धारा 20 गा के अंतर्गत किसी दावे के निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिकतम समय सीमा यहाँ पर 24 महीने की है। नेक्स्ट है कि वादी को केवल स्वायत्त घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है यद्यपि विवादित संपत्ति पर उसका कब्जा नहीं है। वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम की किस प्रावधान के अंतर्गत उसका दावा वादित है। सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए, जो धारा 34 है उसमें। अगला है वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के आदेश नहीं दे सकता। परिशुद्धि के आदेश इसमें से किस में नहीं दे सकता है। राइट आंसर देखते हैं इसका, तो जहां वह किसी कंपनी या संगम अनुच्छेद हो तो। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, 46 का आंसर सी है। आगे लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत कोई समय निर्धारित नहीं है तो उसके लिए परिसीमा काल क्या होगा। अगर डिफाइन नहीं है तो उसके लिए 3 साल माना जाता है, अगर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं बताया है तो 3 साल का होता है उसमें टाइम। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं 48 क्वेश्चन कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होती है। जो धारा 5 है वो किस पे लागू नहीं होगी, ये जो वाद है उन पर लागू नहीं होती है, अपील और आवेदन पर लागू होती है। अगला है किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित होगा जिस दिन जिस दिन परिसीमा काल की गणना की जाती है वो अपील में निर्णय सुनाया गया है वो, और निर्णय के प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में अपेक्षित जो समय लगता है वो, ये तीनों ही इसमें जो है हटा दिए जाएंगे, इनको ऐड नहीं किया जाता है। अगला है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निर्धनवाद में दावे के संस्थगित होने का दिनांक उस तिथि से माना जाएगा। किस तिथि से माना जाएगा, तो यहाँ पर जब निर्धन के रूप में वाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमति बाबत आवेदन पेश किया गया हो तब से। अगला है कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, इसके संबंधित क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है। अगर किससे संबंधित वाद हो तो धारा 13(2) में चला जाएगा।
ये तो सही आंसर है इसमें कि अगर किराए की राशि नहीं देती है, नहीं भाड़ा दिया है तो वहाँ चला जाएगा वो, ठीक है। 13(2) में अगला है एक निवास व निवासेतर प्रयोजन के सम्मिलित सम्मिश्रित किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। कब मांग सकता है वो? सही आंसर क्या होगा इसमें कि किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर देता है तो वो मांग सकता है। यहाँ पे 52 का आंसर सी है। अगला है यदि कोई अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या फिर संदत्त नहीं करता तो न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेगा। अगला है कि उस अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सारवान नुकसान पहुंचाया है या फिर पहुंचा दिया है तो इस संबंध में बेदखली का यह अधिकार विहित है। किस सेक्शन में दिया गया है ये चीज़? ये दिया गया है धारा 12 के क्लॉज 1 का टा में। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या इसमें गलत दिया हुआ है? इसमें क्या गलत है? यह जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, ये तो ठीक है। खा है कि अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा, ये भी ठीक है। और इस अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकरण के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है, ये भी ठीक है। और है अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिवस है जिसमें आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा, ये गलत दिया हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इसके क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 29 के तहत राजस्व प्रकरण को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये दिया गया है राजस्व मंडल को। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। अगला है अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूस्वामी को पुनः स्थापना का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में दिया हुआ है? ये दिया हुआ धारा 250 में। अगला है समस्त ग्रामों की सीमाएं नियत की जाएंगी और स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाएगा, किस सेक्शन में है ये? ये दिया गया है धारा 124 में। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 में समस्त ग्रामों की सीमा और उसकी जो सीमा है वो नियत किया जाएगा और स्थायी सीमा चिन्ह और उनका सीमांकन किया जाएगा। अगला है कि भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली ना करना ऐसा अपराध होगा जिसे कि अधिकतम कारावास की अवधि से दंडित किया जाएगा। कितने साल की सजा उसको मिलेगी कि भूमि के आवंटित के पक्ष में अगर भूमि खाली ना करे कोई तो यहाँ पर सजा मिलेगी 3 वर्ष की। घा इसका राइट आंसर होगा। 59 का है डी। अगला है सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों के अनुरक्षण संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है का, ठीक है। अगला देखते हैं 61 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट का कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उस समय या उसी स्थान पर या विभिन्न समयों या स्थान पर घटित हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये सुसंगत कहलाते हैं, ठीक है। ये सुसंगत कहलाते हैं कि समव्यवहार के भाग होना, ये सुसंगत कहलाता है। अगला है प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान उसका उपयोग किया जा सकता है किस चीज़ में? तो सूचना की संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 45 जो है विशेषज्ञ की राय। साक्ष्य के अंतर्गत विशेषज्ञों को अभिमत इस संबंध में प्राप्त किया गया, मतलब किस क्षेत्र में उनको जो है विशेषज्ञ होना होगा, मतलब उनको इतनी नॉलेज हो किन क्षेत्रों में इनमें से। तो इसमें जो है विज्ञान में, कला में, विदेशी विधि में भी होना चाहिए, अंगुली चिन्हों, हस्तलेख, हस्ताक्षर, ये सभी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 64 क्वेश्चन जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा को देखते ही संदिग्धार्थ या फिर त्रुटिपूर्ण है तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित या फिर उनकी त्रुटियों को पूर्ति करता है, तो हम ऐसे साक्ष्यों को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे यहाँ पर?
तो ये जो है साक्ष्य यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन डी आएगा कि जब कोई दस्तावेज प्रयुक्त भाषा को देखते हुए संदिग्ध अर्थ या फिर त्रुटिपूर्ण है पता चले, तब उन तथ्यों को जो है साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों को पूरी करे। ठीक है, 64 का आंसर डी है। अगला है अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद किन धाराओं में वर्णित है। ये जो हेयर्स एविडेंस होते हैं इनका कुछ इनके अपवाद हैं, तो वो किस सेक्शन में है? ये धारा 36 और 37 में जो दिए हुए हैं ना, ये उसके अपवाद हैं। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि साक्ष्य तोली जाएगी ना कि गणना की जाएगी। ये किस में बताया था, किस सेक्शन में है ये? देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो भी होगा 134। इसमें साक्ष्यों की संख्या दी गई है कि कितने साक्षी होने की ज़रूरत है, मतलब साक्ष्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कोई डिफाइन तो है नहीं कितने साक्ष्यों की ज़रूरत है, इसलिए बोला है कि साक्ष्यों को तोला जाएगा, मतलब उनका वेटेज देखा जाएगा कि कितनी वैल्यू है साक्ष्य की, उनकी गणना नहीं की जाएगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के द्वारा सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या फिर पक्षकार से किसी भी सुसंगत या फिर विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश को है। किस सेक्शन में ये दिया हुआ है? मतलब यहाँ पर न्यायालय को विशेष शक्तियाँ दी हुई हैं एविडेंस एक्ट में कि जो न्यायाधीश है वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी पक्षकार को बुला सकता है, वो विसंगत या फिर सुसंगत या मतलब कि जो काम किया है जो नहीं भी काम किया है वो भी प्रश्न पूछ सकता है। ये एविडेंस एक्ट का सेक्शन 165 है उसमें बताया है। अगला 68 क्वेश्चन है कि प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को आ ने मुंबई में अपराध घटित किया। यह तथ्य कि उस दिन तो आ चेन्नई में था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत ये सुसंगत होगा। तो ये धारा 11 जो है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वो सुसंगत होंगे, धारा 11। अगला है 69 क्वेश्चन कि निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता। किस वाद में कहा था? ये वाद था स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम कथिकालू के वाद में। 69 का आंसर ए है। अगला देखते हैं 70 क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति से भिन्न अभिलिखित कथन जो कन्फेशन है उसके अलावा कोई अगर स्टेटमेंट होता है तो वो जो है सारभूत साक्ष्य नहीं माने जाएंगे। ये इसका आंसर भी होगा, ये सारभूत साक्ष्य नहीं माने जाएंगे, खा आंसर है इसका। अगला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के द्वारा स्मृति ताज़ा करने का प्रावधान है। मतलब स्मृति ताज़ा करना किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है 159 में। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान में पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रावधानित है। पूर्व न्याय का सिद्धांत रेस जुडिकेटा कहाँ पर बताया गया है? ये 72 का आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 40 में है। अगला है बा का अभियोजन आ इसलिए करता है क्योंकि उसने आ की गाय चुराई है। बा दोष सिद्ध कर दिया जाता है, उसके बाद में आ उसे गाय के लिए जिसे बा ने दोष सिद्ध होने से पूर्व सा को बेच दिया था सा पर वाद लाता है। आ तथा सा के मध्य यह चल रहे वाद में वा की दोष सिद्धि के निर्णय की क्या महत्ता होगी। तो यहाँ पर जो है ये विसंगत होगी। सही आंसर इसका बी होगा। अगला है सुसंगत तथ्यों के कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या फिर मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर ये सुसंगत है। तो किस में ये सुसंगत है? केवल सीपीसी कार्रवाई में या फिर आपराधिक यानी कि क्रिमिनल प्रोसेस में या फिर ना तो सीपीसी है ना फिर सीआरपीसी में या फिर दोनों में। तो देखो भाई इसका तो सही आंसर होगा डी कि वो जो व्यक्ति मर गया या मिल नहीं रहा है तो वो सीपीसी मतलब सिविल प्रक्रिया में भी और आपराधिक में भी दोनों में ही इसकी कार्यवाही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है? क्या इसमें आंसर होगा? तो उस व्यक्ति जो मृत है उसके द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट ये मानी जाएगी। अगला है 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति का लेखबद्ध कथन ये भी और उस व्यक्ति द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन ये भी। तो ये सभी जो है
माने जाएंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में मृत्युकालिक कथन जो है ये सब माने जाएंगे, प्रमाणित माने जाएंगे। अगला है आईपीसी के क्वेश्चंस देखें। 76 क्वेश्चन है कि ए ने सोचकर कि सी बी है, बी की हत्या कर दी। यहाँ पे ए किस चीज़ के लिए दोषी है? 76 का आंसर यहाँ पे सी होगा 302 के लिए, क्योंकि उसने धोखे से मारा उसको, मतलब उसको पता नहीं था कि बी है, लेकिन उसकी इंटेंशन तो मर्डर की ही थी। ठीक है। अगला है कि एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, तो यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पर उसने सदोष परिरोध किया है, उसने एक निश्चित दायरे में उसको बांध दिया है। अगला है या को एक बाघ उठाकर ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने पर या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या की मृत्युकारक घाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब उसने कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया? तो का ने हत्या का अपराध किया, क्योंकि गोली के साथ बुरा आशय बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटेंशन बहुत ज़रूरी है मृत्यु के लिए, हत्या के लिए इंटेंशन ज़रूरी है। तो ए तो ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। अगला बी ऑप्शन है कि का ने या वन्य प्राणी वाघ की हत्या करने का प्रयास किया, तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी जान बचा रहा था। प्राइवेट डिफेंस हमारे इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। का ने कोई अपराध नहीं किया, तो बिल्कुल यहाँ पे का ने कोई अपराध किया नहीं है। सी यहाँ पे सही आंसर होगा, 78 का सी आंसर है। अगला है मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? मिथ्या साक्ष्य गणना ये तो है 192 में बताया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? देखो आत्महत्या तो अपराध नहीं है, हाँ, लेकिन आत्महत्या करके अगर बच गए तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। सही आंसर इसका ऑप्शन है कि आत्महत्या अपराध नहीं है। हत्या, डकैती का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, डकैती की तैयारी, ये सभी अपराध है। अगला है 81 क्वेश्चन कि बा को जाग का घर जलाने के लिए उकसाता है, बा उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वह चोरी भी कर लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने आपको पेपर कराए थे उत्तराखंड के ना, तो उसमें पूछा था ये इस टाइप के क्वेश्चन। आईपीसी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इलस्ट्रेशन वाले। तो फिर बता रहा है कि मतलब उसको उकसाया उसने घर जलाने के लिए, लेकिन उसने फिर घर तो जला दिया, लेकिन उसने चोरी भी कर ली। तो यहाँ पे ए किस अपराध का दोषी होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जय का घर जलाने के दुष्प्रेरण के लिए वो, क्योंकि उसने उसको उकसाया है ना, तो जा जो है वो दोषी होगा। अगला इस 81 का आंसर ए है। ठीक है, हाँ। अगला है कि किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? देखो अपराधियों की संख्या भी बहुत बार बताती है कि अपराध कौन सा है, जैसे लूट है कि डकैती है, चोरी है, तो ये भी बताता है, दंगा है ना। तो 82 का जो आंसर है यहाँ पर, तो बलवा है ना, बलवे में 5 व्यक्तियों को होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कम से कम 5 व्यक्ति को होने की आवश्यकता बलवे में नहीं होती है, तो दंगे में तो होती है। तो 82 का आंसर जो है वो दंगा ही होगा कि न्यूनतम मतलब कम से कम 5 व्यक्ति को होना आवश्यक है दंगा करने के लिए। डकैती में भी ज़रूरत नहीं है, 2 लोग भी डकैती कर लेंगे। तो किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है? तो आंसर इसका 82 का आंसर मैंने भी बताया, दंगा। ठीक है। अगला है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से दुष्प्रेरण की कौन सा तरीका इसमें से नहीं आएगा? दुष्प्रेरण का मतलब दुष्प्रेरण क्या कि उकसाना, किसी को गलत काम के लिए भी उकसा सकते हैं, सही काम के लिए भी उकसा सकते हैं। जब गलत काम के लिए उकसाते हैं तो उसका जो है प्रभाव भी गलत होता है, तो दंड भी उसको दिया जाएगा। ठीक है। एक मोटिवेशन होता है जो उसे दुष्प्रेरण नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको प्रेरणा बोलते हैं, मोटिव बोलते हैं उसको, अच्छी चीज़ के लिए उकसाना। तो 83 में अगर हम देखें कि दुष्प्रेरण का इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, मतलब गलत तरीके से उकसाना किसी को, इसमें से किस में नहीं आएगा? तो ये प्रयत्न जो होता है वो दुष्प्रेरण में नहीं आएगा। इसके अलावा हम किसी की सहायता करते हैं गलत काम में तो दुष्प्रेरण के अंदर आएगा। किसी को उकसाते हैं गलत काम के लिए वो भी आएगा। किसी के साथ मिलकर गलत काम के लिए षड्यंत्र में शामिल हो जाए वो भी आ जाएगा। ये प्रयत्न जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। अगला है कि दृश्यकारिता, ये आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है? ये 354 में तो है, इसके ABCD क्लॉज दिए हुए हैं, तो बताना है ये किस में होगा। 354 ए में, 354 बी, 354 सी, 354 डी आना चाहिए। यहाँ पे फिर से का लिख दिया है, तो सही आंसर देखें इसमें 84 का आंसर जो है वो सी होगा, 354 सी में बताया हुआ है।
दृश्यकारिता। अगला है 85 क्वेश्चन की का अपने सेवक खा के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फ़ोन भेजता है। सेवक उस फ़ोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय तक प्रयोग करता है। तो यहाँ पर खा ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने जो आपराधिक न्यास भंग किया है। सी आंसर इसका 85 का आंसर जो है सी है। ठीक है। अगला है कि या जो माँ का दरबान है, माँ की ड्योढ़ी में खड़ा होता है, ठीक है, उसके दरबार में खड़ा होता है। या को मारने की धमकी देकर का उसको विरोध करने के लिए डराता है, उसको उसके घर में प्रवेश करता है, उसके घर में गृह अत्याचार करता है। तो का ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया? गृह वेदन किया उसने, गृह वेदन किया उसने। अगर वो रात में करता तो रात्रि गृह वेदन हो जाता। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ये आकर्षित होगी कि यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया है तो वो किस सेक्शन में जाएगा? मतलब अगर कोई भी लोक सेवक है, उसकी कस्टडी में कोई स्त्री है और वो उसके साथ रेप कर दे तो किस सेक्शन में जाएगा? तो वो 376 के क्लॉज 2 खा में जाएगा। अगला है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में न्यास भंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना, अपनी संपत्ति के लिए भी न्यास भंग कर सकता है। अगला है कि अम्ल हमले में प्रत्येक आहत को न्यूनतम 3 लाख रुपए प्रति कर भुगतान के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में दिए थे? एसिड अटैक का मामला है, किस वाद में गया था ये? तो देखो लक्ष्मी बनाम भारत संघ का ये हुआ था मामला 2013 में, 13-14 का वाद है ये, इसमें ये गाइडलाइन आई थी। अगला है कि धारा 361 भारतीय दंड संहिता का अपराध मूलतः विरुद्ध है। 361 में जो अपराध है वो किसके विरुद्ध है? तो ये विधिपूर्ण संरक्षक के लिए इसके विरुद्ध है। 361 में क्या है? ये अपहरण वाला है, किडनैपिंग एब्डक्शन वाला है। ठीक है। अगला है कि सीआरपीसी के क्वेश्चन है यहाँ से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये 2019 का पेपर हम लोग करा रहे हैं और जो आंसर है ना ये आयोग वाले आंसर है। ठीक है, जो आयोग ने माने थे वो आंसर है। अब तो पेपर ऑनलाइन होता है, 2 शिफ्टों में हुआ था ये पेपर। फर्स्ट शिफ्ट है ये, सेकंड शिफ्ट का भी हम देख लेंगे पेपर इसको। 91 क्वेश्चन है कि अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, तब अभियुक्त क्या करेगा यहाँ पर? तो अभियुक्त यहाँ पर जो है वो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। सी आंसर है इसका। फ्रेंड्स देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये स्लो जा रही है, वीडियो अपनी स्लो हो रहे हैं, तो आप इसको ना 1.2 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में ना स्पीड से देख लो, क्योंकि आपको तो ये देखना है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे अब तक जो बने, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। ऑनलाइन पेपर हो गया, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया। क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये, ठीक है, मुझे भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिले हैं ये, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना। पता नहीं चल पाता, जो न्यू स्टूडेंट है उनको क्या पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन आता था तो सब चीज़ें मिल जाती थी कि ऑफलाइन पेपर बना है, लेकिन अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पेपर तो नहीं आसानी से नहीं मिल पाता है ना। चलो आप इसको स्पीड में देख लेना, मेरा मतलब यही है कहने का कि अगर स्लो चल रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा लेना इसकी। आगे है कि 92 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? किसके विरुद्ध अपील यहाँ पे नहीं होगी, है ना। ऑप्शन है कि जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 100 रुपये से अनाधिक रुपये का दंड पारित कर दिया गया है। बी है कि जहाँ सेशन न्यायालय द्वारा केवल 3 माह से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंड दे दिया गया है। सी है कि जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा केवल 6 महीने से अनाधिक की अवधि का कारावास दे दिया गया है। या फिर डी इनमें से ये सभी। तो 92 का आंसर ये सभी है। ये सभी अगर हो जाते हैं तो इसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। ठीक है, 92 का आंसर डी है। अगला है कि यदि किसी व्यक्ति जो अपराध का समन करने के लिए सक्षम है की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा अपराध का समन क्या होगा? पे अपराध का समन होगा भी क्यों नहीं होगा? तो अपराध का समन नहीं होगा। या फिर बी, मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध का समन किया जाएगा। या डी है कि मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा, बिल्कुल जो उसका लीगल एडवाइज़र जो होगा ना, जो लीगल होगा उसका क्या बोलते हैं उसको, जो वकील होगा उसके द्वारा ये न्यायालय की अनुमति से अपराध का समन यहाँ पे किया जा सकता है। अगला है कि 94 क्वेश्चन, साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिसमें अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसको अधिकार नहीं है, तब वह धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा।
किस सेक्शन में बताया गया है? मतलब यदि कोई मजिस्ट्रेट है किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है और उसको दंड भी दे देता है, लेकिन उसको अधिकार है नहीं, उसका दंड देने का वो अधिकार है नहीं, तो वो लिखित में जो है कार्रवाई करेगा, अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो किस सेक्शन के द्वारा? तो ये है 325 दंड प्रक्रिया संहिता 325 में। 94 का आंसर डी। अगला है सीआरपीसी में अभ्यासतः गृह वेदक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबूद्धि का प्रावधान किस धारा में है? तो किस धारा में है ये? 95 का आंसर यहाँ पे घ होगा, धारा 110 में है प्रतिभूति के लिए प्रावधान सदाचार के लिए। 110 में है आंसर 95 का डी। अगला है 96 क्वेश्चन, अन्वेषण के द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध जो कथन है वो क्या होंगे? तो केवल साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभासी साबित करने हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं यहाँ पर। अगला 97 क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कब किया जाएगा? सह अपराधी को क्षमादान कब कर दिया जाएगा? जब उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण विचारणा का सामना करने में समर्थ है, तो जब ठीक हो जाएगा तब कर लेंगे। जब उसे विकृचित घोषित कर दिया गया हो, या फिर यहाँ पे सी देखते हैं कि जब वह अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है, तो इसका सही आंसर तो यही होगा। ठीक है, सी आंसर है इसका। अगला है सीआरपीसी की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव में संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? किस धारा में है? 315 सेक्शन 315। अगला है 99 क्वेश्चन कि यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्यों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलेखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्ष्य को पुनः समन कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा के लिए यदि कोई हो जैसा वह अनुज्ञात करे तो पश्चात वह साक्ष्य उन्मोचित कर दिया जाएगा। यह सीआरपीसी में कहाँ पर परिभाषित है, कहाँ पर उल्लेखित है, कहाँ बताया है ये तो ये 326 में बताया है। और आज की वीडियो का ये नहीं, एक क्वेश्चन और है अभी, ठीक है, 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि धारा 436A सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की अवधि का न्यूनतम समय क्या होगा? 436A के में अगर हम जमानत पर किसी को छोड़ते हैं तो कम से कम यहाँ पर क्या टाइम होगा? तो अधिकतम कारावास की अवधि, अगर जो भी अधिकतम कारावास है उसकी उस अवधि का 1/2 भाग के लिए हम न्यूनतम समय के लिए छोड़ सकते हैं। 100 का आंसर बी है। अगला है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगन करना, यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे 101 का आंसर है कि परिवादी से अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की उपेक्षा करेगा और उसकी शपथ पर परीक्षा भी कराएगा। सी आंसर आएगा यहाँ पे। अगला है कि प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर कितने वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। प्ली बार्गेनिंग 102, यहाँ पर 7 वर्ष आएगा। ठीक है, या तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय नहीं हो तो प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी। अगला है सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत आरोपों का कथन बिना शपथ के अंकित किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 103 का बी। अगला है डाक या फिर तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? डाक तार के द्वारा घर की तलाशी का वारंट कौन जारी करेगा? यहाँ पर ये करता है जिला मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को कहाँ शामिल किया गया? तो ये जो है ना समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। धारा 143 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति अधिकतम दिलाई जा सकती है कितनी? यहाँ पे कितनी दिलाई जाएगी? तो चेक राशि का 20% की यहाँ पे क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 97 के तहत जबकि वह पक्षकार जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गई है मर गया है किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो सूचना
पर्याप्त है, ठीक है, बी यहाँ पे सही होगा आंसर। अगला है प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में लिखित नहीं है। ये जो ऋण का लिखित है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा धारा 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में निर्धारित की गई है। 118 में क्या है, मतलब 118 में जो है प्रतिफल दिया हुआ है, उसकी डेट भी है, स्वीकार करने की समय भी है, ये सभी बताया गया है उसमें 118 में। अगला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की इस धारा में सामान्य अनुक्रम में धारक को परिभाषित किया गया है। तो सामान्य अनुक्रम में धारक कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 9 में बताया ये, ठीक है, सेक्शन 9। अगला जीके वाले क्वेश्चन जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में ये विधि वाले क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। आगे वैसे 150 क्वेश्चन आते हैं ना, देखो जीके वाले भी हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं इसमें। कंप्यूटर के अलावा इंग्लिश के भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें पूछे जाते हैं ना इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं तेज़ स्पीड में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखते हैं हम। थैंक यू।